हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? चलो देखो, अभी तक हम लोग अपने एफ वाई बी कॉम के कॉमर्स पेपर वन का मॉड्यूल वन, मॉड्यूल टू रिकॉर्डेड लेक्चर्स पे समझ चुके हैं एंड मॉड्यूल थ्री मैंने लाइव लिया था तुम लोगों के साथ। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हो सकते हैं जिनका शायद मॉड्यूल थ्री मिस हो गया होगा। ठीक है, नेटवर्क इश्यू की वजह से वो लोग ज्वाइन नहीं कर पाए थे। पॉसिबल हुआ तो मैं वो लेक्चर भी तुम्हारे साथ शेयर करूंगा। लेकिन आज के लेक्चर में मैं पढ़ाने वाला हूँ तुम लोगों को अपने सिलेबस का लास्ट मॉड्यूल, दैट इज मॉड्यूल नंबर 4 और उसका नाम है, ये देखो, एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, चलो काफी डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। मैंने कुछ प्रेजेंटेशन तुम्हारे लिए रेडी किया है। उसमें काफी अलग अलग तरीके से जरा समझते चीजों को, कोशिश करूंगा कि मैं तुमको उस तरीके से भी बता सकूं जैसे तुम एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि एमसीक्यू टाइप एग्जाम होने वाले हैं फिलहाल। ओके, चलो तो देखो, एंटरप्रेन्योरशिप का तुमको एक बेसिक मीनिंग तो जरूर मालूम होगा। देखो, जो बिजनेसमैन होते हैं ना, जिनको कुछ अलग करना है, कुछ डिफरेंट तरीके से कामों को करना है, बिजनेस ही करना है, थोड़ा अलग तरीकों से करना है, उनकी सोच दूसरे लोगों से अलग होती है। ठीक है, उन लोगों को बोला जाता है एंटरप्रेन्योर। ठीक है, दे आर कॉल्ड एंटरप्रेन्योर, और उनकी जो स्किल होती है उसको एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं। ठीक है, तो चलो देखो, प्रेजेंटेशन जो मैंने रेडी किया है तुम्हारे सामने मैं शेयर करता हूँ। This is our module number 4 and this session is applicable to FY BCom Sem 1 students. Okay, FY BCom Sem 1 student. मॉड्यूल 4 का नाम है एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, जरूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना जिन जिन का मिस हो गया होगा या फिर जो अपने ग्रुप में ऐड नहीं होंगे। ठीक है, ताकि वो लोग भी अच्छे से देख सकें। चलो देखो, ये एग्जैक्टली होता क्या है, पहले इसका हम मीनिंग समझ लेते हैं। देखो, तुमको दिख रहा है एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत सारी चीजें यहाँ पे। देखो, इनोवेशन लिखा है, नॉलेज लिखा है, बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, टीम को लेके चलना है, हमें लीडरशिप स्किल होनी चाहिए, रिस्क टॉलरेंस होना चाहिए, असर्टिवनेस होनी चाहिए। अगर ये स्किल्स तुम्हारे में है तो एक्चुअली तुम एक एंटरप्रेन्योर हो। ओके, अब जैसे तुमका एमसीक्यू में आएगा तो देखो ऐसे कुछ मीनिंग लिख के आ सकता है, तो जो मैंने यहाँ पे डिफरेंट कलर दिया है वो तुम समझ लो कि वही तुम्हारा फिलअप होगा। ठीक है, तो चलो देखो, शॉर्ट में अगर बोला जाए, पहले नीचे वाली डेफिनेशन पढ़ते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग समथिंग न्यू एंड अज्यूमिंग द रिस्क एंड रिवार्ड। कुछ चीज करनी है, कुछ न्यू करना है, थोड़ा अलग तरीके से करना है, बेसिकली बिजनेस। ठीक है, बिजनेस ही करना है हमको, प्रॉफिट तो अर्न करना है लेकिन थोड़ा न्यू तरीके से। मार्केट में हमको अगर कुछ प्रॉब्लम दिखाई दे रही है जहां पे हमको कुछ अपॉर्चुनिटी बन सकती है, हम वहां पे कुछ न्यू करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए देखो, हमारे पास बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए। जरूरी नहीं नॉलेज हो, लेकिन हम मौके को प्रॉपर पकड़ सके उस समय कि यस, यहाँ पे कुछ अपॉर्चुनिटी बन सकता था और यहाँ पे हमने ये करके दिखाया। कुछ न्यू न्यू चीजें इनोवेट करनी है, जैसे पुराने तरीके से बिजनेस चल रहे थे वैसे नहीं करना है, न्यू तरीके से करना है। ठीक है, अगर हमको एक ऐसी अच्छी टीम बनानी है जो हमारा गोल अचीव करने में हमारी मदद कर सके, हमें लीडरशिप स्किल बहुत ही कमाल की होनी चाहिए। एक एंटरप्रेन्योर एक बहुत ही जबरदस्त लीडर होता है, ये तुम लोगों को पता होना चाहिए। एंड सबसे बड़ी बात, क्योंकि वो उसने जो डिसीजन लिया है, वो जो करना चाहता है, थोड़ा रिस्की है। इसीलिए देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एंड अज्यूमिंग द रिस्क एंड रिवार्ड। थोड़ा रिस्क तो है उसमें, लेकिन अगर उसने वो रिस्क लिया और जो सोचा था, जो उसके दिमाग में आइडिया आया था, वो फुलफिल हो गया, तो उसको बहुत ही अच्छा रिवार्ड मिलता है। हाँ, रिस्क क्या है, जितने पैसे लगाए उसने या जो चीज आइडिया उसने सोचा, ज्यादा से ज्यादा फ्लॉप हो सकता है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा रिस्क है। बहुत सारे लोग ऐसे जो रिस्क लेने की या ट्राई ही नहीं करते हैं। अगर तुम रिस्क लेने की कोशिश नहीं करते हो तो तुम कभी भी एक अच्छे एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते हो। समझ लो, हाँ, रिस्क लोगे तो रिवार्ड मिल सकता है अगर तुम्हारा प्लान सक्सेसफुल हुआ। एक और पर्सन है जिन्होंने एंटरप्रेन्योर की डेफिनेशन दी है, वो देखो क्या है, द एंटरप्रेन्योर इज द वन, एक वो पर्सन होता है हु सर्चेस फॉर अ चेंज एंड रेस्पॉन्स टू इट। वो कुछ चेंज देखता है कि यार जो चीज इस तरीके से हो रही, कुछ नया हो सकता है क्या। जैसे कि देखो अपना टेक्नोलॉजी फील्ड, मोबाइल, ऑलरेडी मोबाइल्स मार्केट में बहुत अच्छे अवेलेबल है, फिर भी देखो न्यू न्यू उसमें वेरिएंट्स आते हैं, न्यू न्यू टेक्नोलॉजी के साथ आती है, और उस चेंज को वो रिस्पॉन्ड कर सके एंड एक्सप्लॉइट्स इट एज एन अपॉर्चुनिटी।
और वो उधर ही सोच ले कि यस यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी बनती है, मुझे यहाँ पे एक बिजनेस चालू करना चाहिए जो ओवरऑल अच्छा होगा, लोगों के लिए भी अच्छा होगा। ओके, फिर आगे देखो, इनोवेशन इज द स्पेसिफिक टूल ऑफ एंटरप्रेन्योर। ये तो तुमको ध्यान देना है, इनोवेशन मतलब ही एंटरप्रेन्योर, नॉर्मल बिजनेसमैन नहीं। अभी मैं कुछ चीजें शेयर करूंगा तो तुमको फर्क समझ जाएगा कि अरे हाँ एग्जैक्टली ये फर्क है एक नॉर्मल बिजनेसमैन में और एक एंटरप्रेन्योर में। ठीक है, तो देखो, इनोवेशन इज द स्पेसिफिक टूल ऑफ एंटरप्रेन्योर विच with which he exploits change as an opportunity। मतलब जो वो चेंज लाने की कोशिश कर रहा है वो उसी को अपॉर्चुनिटी बना देता है। ठीक है, उसी को अपॉर्चुनिटी बना के वहां पे काम करना चालू करता है, अपना प्लान वहां पे लाता है, इनोवेट कर देता है, लोगों को पसंद आता है, प्लान हिट हो जाता है। बस फिर लोगों के मुंह पे एक शब्द आ जाता है कि अरे हाँ यार ये तो कुछ अलग कर रहा है। बस वही स्किल को बोला जाता है एंटरप्रेन्योरशिप। जो करता है उसको एंटरप्रेन्योर बोला जाता है। समझ रहे हो? चलो अब आगे देखते हैं कुछ चीज। मैंने तुम्हारे सामने एक पिक शेयर किया है, डिफरेंस बिटवीन अ बिजनेसमैन, ये देखो, एंड अ एंटरप्रेन्योर। अभी तक मैंने जो भी तुमको बताया है अपने मॉड्यूल 1 से लेकर, हम बिजनेस 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 की बातें करें तो जो बिजनेस करता है वो बिजनेसमैन होता है। ओके, बट व्हाट इज द एग्जैक्ट डिफरेंस बिटवीन अ बिजनेसमैन एंड अ एंटरप्रेन्योर? तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है बहुत सारे फर्क। एक सिंपल सी चीज, बिजनेसमैन सिर्फ प्रॉफिट की बात करता है, उसको प्रॉफिट से मतलब होता है, भले फिर कितना भी हो जाए। लेकिन एंटरप्रेन्योर प्रॉफिट तो कमाता है, हो सके नॉर्मल प्रॉफिट से बहुत ज्यादा भी वो अर्न करे, लेकिन कुछ इनोवेटिव तरीके से। तो देखो यहाँ पे एक बिजनेसमैन जो होता है वो स्टार्ट करता है, स्टार्ट अ बिजनेस फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग आइडिया। अभी मार्केट में देखो, जैसे कि वड़ा पाव, एक एग्जांपल लेते हैं, वड़ा पाव वाला एक वड़ा पाव बेच रहा है। तुमको लग रहा है कि अरे मैं एक इससे अच्छा वड़ा पाव बना के फिलहाल बेच सकता हूँ, मैं भी प्रॉफिट कमा सकता हूँ, वड़ा पाव ही बनाना है, मैंने भी वड़ा पाव चाले की थोड़ी साफ सफाई रखी, अच्छे से दे रहा हूँ मतलब, लेकिन सेम टाइप से वड़ा पाव बेच रहा हूँ, थोड़ा मैंने मार्केटिंग अच्छी कर दी तो मेरा बिजनेस बढ़ जाएगा। मैं ऑलरेडी एक आइडिया है वैसा ही बिजनेस चालू कर रहा हूँ। लेकिन एंटरप्रेन्योर पता है, बिजनेस कुछ न्यू चालू करने की कोशिश करता है। देखो, स्टार्ट्स अ बिजनेस फ्रॉम अ यूनिक एंड इनोवेटिव आइडिया। कुछ डिफरेंट चालू करेगा वो कि लोगों को पसंद आए। जैसे कि मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देना चाहूंगा, तुम लोगों ने कैपेचिनो सुना होगा, कॉफी का एक वेरिएंट होता है। मुंबई में एक जगह पे एक आउटलेट खुला है जिसका नाम है सेल्फी चिनो। एक्चुअली वो भी कॉफी बेच रहा है, बट वहां पे वो जो देखो हार्ट शेप जो बन के आता था कप के ऊपर, अब वहां पे अपना सेल्फी आता है। जब हम एंटर करते हैं ना उस आउटलेट में, तो वहां पे अपने को पहले अपनी एक सेल्फी व्हाइट बैकग्राउंड पे क्लिक करके देनी होती है और वो वहां पे प्रिंट होके आता है। कुछ यूनिक है ना, लोग विजिट ट्राई करते कि नहीं? इनोवेशन, वो प्रिंट कैसे करना है उसके ऊपर, लोगों को पसंद आना चाहिए, ठीक है, रेट भी ठीक ठाक होना चाहिए उसका। तो क्या कर, बहुत सारे लोग फिर उसके लिए अच्छा प्राइस भी पे करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो देखो, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आइडिया से बिजनेस स्टार्ट करता है वो बिजनेसमैन होता है, लेकिन जो इनोवेटिव और कुछ यूनिक स्टार्ट करे वो एंटरप्रेन्योर होता है। ट्रेडिशनल बिजनेस करता है, देखो ट्रेडिशनल वे से काम करना होता है, ये रिवोल्यूशनरी वे से, क्या पता सेम बिजनेस करे लेकिन कुछ यूनिक तरीके से करता है। फिर देखो, ये ज्यादा रिस्क लेने की कोशिश नहीं करता है, बहुत सेफ गेम खेलता है, लेकिन यहाँ पे रिस्क टेकर होता है। रिस्क लोगे तो बहुत अच्छा रिवार्ड भी मिल सकता है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, लॉस होगा। ओके, ये देखो, ये प्रॉफिट ओरिएंटेड रहता है। बिजनेसमैन को सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट से मतलब होता है, क्योंकि उसको सिर्फ 2 रुपए की चीज जो 4 रुपए में भी बेचेगा, 2 रुपए भी प्रॉफिट अर्न करना उसके लिए काफी है। लेकिन एंटरप्रेन्योर के लिए कस्टमर सेटिस्फेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। अगर कस्टमर सेटिस्फाई होगा तो जितना भी पैसा हम मांगेंगे वो एक्चुअली देने के लिए रेडी होता है। तो वो तरीके से ज्यादा, तो प्रॉफिट तो उसको होता है बट उसका मेन मोटिव होता है कस्टमर को क्या चाहिए वो हमको देना है। ओके, फिर देखो, बिजनेसमैन मार्केट प्लेयर होता है, ये मार्केट लीडर होता है। मार्केट में बहुत सारे लोग बिजनेस कर रहे हैं, ये भी उसमें से एक प्लेयर है। लेकिन एंटरप्रेन्योर बिजनेस को लीड करता है। बहुत सारे लोग तुमने देखे होंगे ऐसे, एक्चुअली हम उनको देख के बिजनेस करते हैं कि यार ऐसा कुछ करना चाहिए, अरे वही तो एंटरप्रेन्योर है, कुछ तो ढंग का कर रहा है ना, कुछ अलग कर। ये बेसिक फर्क होता है। अब इसकी बस मैं कुछ क्वालिटीज मेंशन कर देता हूँ तुम्हारे सामने, जो फीचर्स बोलते हैं। बेसिकली फीचर्स क्या होते हैं, काफी इजी है, ज्यादा उन पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, इतने में तुमको समझ गया रहेगा। तो चलो देखो, फीचर्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। एक एंटरप्रेन्योरशिप मतलब एक एंटरप्रेन्योर के फीचर्स क्या होते हैं। एक कंटिन्यू प्रोसेस है ये। ऐसा नहीं आज मैंने आइडिया सोचा बस कल मैंने बिजनेस खड़ा कर दिया खत्म हो गया, नहीं, मुझे कंटिन्यू रखना है प्रोसेस को।
मुझे कंटिन्यू बेसिस पर अगर क्वालिटी की बात है, अगर कस्टमर सेटिस्फेक्शन की बात है, तो उसको प्रोसेस में रखना है और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स करती जानी है, क्योंकि कस्टमर की एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है फिर उससे। पर्पसफुल एक्टिविटी, कुछ हम ऐसा काम करते हैं जिसका कोई पर्पस है, ऐसे ही नहीं जस्ट पैसे कमाने के लिए कुछ भी चालू कर दिया, ये मोटिव नहीं होता है। प्रोएक्टिवनेस और प्रोफेशनलिज्म, प्रोएक्टिवनेस के ऊपर तुम ऑब्जेक्टिव एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंटरप्रेन्योर किसी को देख के काम नहीं करता है, वो खुद काम स्टार्ट करता है। प्रोएक्टिवनेस का मीनिंग ये हो जाता है। एक होता है रिएक्टिव, लोगों को देख के फिर दूसरे लोग को देख के हम रिएक्ट कर रहे हैं, वो खुद ही स्टार्ट करता है, वो किसी का वेट नहीं करता, कोई दूसरा स्टार्ट करे फिर उसके बाद हम चालू करें, खुद रिस्क लेने की कोशिश करता है। प्रोएक्टिवनेस की वजह से उसमें रिस्क लेने की कैपेसिटी आती है। एंड एंटरप्रेन्योर बनने के लिए प्रोफेशनलिज्म होना बहुत जरूरी। प्रोफेशनलिज्म मतलब चीजों को बहुत अच्छे से करना है, डिसिप्लिन के साथ, मोटिवेशन के साथ करना है। इंडिविजुअल और ग्रुप एक्टिविटी, एक एंटरप्रेन्योर तुम खुद भी बन सकते हो या 2-3 लोगों को साथ में ले सकते हो। तुम्हारे जैसे लाइक माइंडेड पीपल होते हैं ना, तुम साथ में ले लो अपने जैसे लोगों को, अपने दोस्तों को ले लो, 2 लोग मिलके भी बहुत अच्छा बिजनेस चालू कर लेते हैं। दोनों में अगर एंटरप्रेन्योरशिप स्किल होगी तो याद रखो, एंटरप्रेन्योरशिप इंडिविजुअली भी हो सकती है और ग्रुप वाइज भी हो सकती है। ठीक है, इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी बताने की कुछ जरूरत नहीं है, ये तो 100% इंपॉर्टेंट फीचर है जो होना चाहिए, अदरवाइज वो तुम एंटरप्रेन्योर नहीं कहलाओगे, तुम बिजनेसमैन कहलाओगे। ओके, नेक्स्ट देखो, रिस्क एंड रिवार्ड, रिस्क लेना ही है उसको, तभी तो कुछ नहीं होएगा। जैसे कि तुमने स्कूल में स्टोरी सुनी होगी, देखो लाइट का बल्ब जिसने बनाया था साइंटिस्ट ने, कितना रिस्क लिया, कितना खर्चा किया, कितने बल्ब टूटे, तभी तो इलेक्ट्रिसिटी रिवार्ड आया ना, आज उसका नाम मैं भी ले रहा हूँ ना तुम्हारे सामने। यस, नेक्स्ट देखो, सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, प्रॉफिट के साथ साथ सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी इनका इंपॉर्टेंट मकसद होता है। एंटरप्रेन्योर की सोच की वजह से सोसाइटी में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आते हैं एंड इकोनॉमी पर भी फर्क पड़ता है। अगर एक अच्छा बिजनेसमैन है, एक अच्छा एंटरप्रेन्योर है, उसने एक अच्छी कंपनी चालू की जो हिट हो गई, लोगों को भी अच्छी लग रही है, कंज्यूमर्स को भी अच्छी लग रही है, कंज्यूमर्स का वेलफेयर हो रहा है, तो कंट्री में डेवलपमेंट आता है कि नहीं? ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का बढ़ता है, कंट्री भी डेवलप होती है, गवर्नमेंट को भी अर्निंग होती है, बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं। एंड देखो, एक्सप्लॉइट्स चेंज इनटू एन अपॉर्चुनिटी, जस्ट बताया, एंटरप्रेन्योर का काम ही है कि वो चेंज को, अभी कुछ चीजों में चेंज आने वाला है ना, तो वो उसको अपॉर्चुनिटी बना लेता है, वहीं पे वो कुछ सोचता है, बोलते हैं ना ट्यूबलाइट जलती है अपनी, ट्यूबलाइट जली, कुछ सोचा, लोगों को रिसोर्सेस कलेक्ट किए, तुमने बिजनेस चालू किया, अच्छे से किया, प्रोफेशनलिज्म के साथ हिट हो गया, तो बस रिस्क लेने की वजह से रिवार्ड एक्सीलेंट मिलेगा। तुम जितना बिजनेसमैन नॉर्मली कमाएगा नहीं ना, बहुत सारे इयर्स काम करके, उतना तो फिर वो तुरंत कमा लेता है, ये फर्क होता है। समझ रहे हो? तो याद रखो, इसमें से कुछ भी तुमका ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। प्रो एक्टिवनेस के ऊपर रिएक्टिव होता है, दूसरा प्रोएक्टिव होता है, ये प्रोएक्टिव होता है। ओके, चलो अब एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल तुम्हारे सामने है, इससे तुमको चीजें क्लियर हो जाएंगी कि बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर में फर्क क्या होता है। देखो, एक बिजनेसमैन, दोनों, मैं चलो एक एंटरप्रेन्योर एक बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन को प्रॉफिट अर्न करना है, तो वो अगर केले खरीदने बेचने का बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, तो देखो इधर डॉलर्स है, मैं रुपीज वर्ड यूज करूंगा। ठीक है, देखो 1.5 रुपए का अगर मैं एक बनाना खरीदता हूँ, ठीक है, 1.5 रुपए का एक बनाना खरीद रहा हूँ, अगर मैं उसको 2 रुपए में भी बेचूं, फिर भी मुझे 50 पैसे का प्रॉफिट है कि नहीं? है ना? तो बस बिजनेसमैन को यही चाहिए, बहुत सारे यूनिट बेचेगा, हर एक पे 50-50 पैसे का भी प्रॉफिट हो रहा है, बस उसको प्रॉफिट से मतलब होता है। एंटरप्रेन्योर बेचेगा तो बनाना ही, लेकिन थोड़ा अलग ढंग से, बनाना ही बेचना है, प्रॉफिट कमाना है, लेकिन उस बनाने को वो बनाना करके नहीं बेचेगा, उस बनाने का जूस बना के बेचेगा। देखो, बनाने का जूस बेचेगा, प्राइस भी 2 रुपए की जगह 5 रुपए टैग करेगा, लोगों को अगर पसंद आया ना, तो बस हिट हो गया प्लान। कुछ इनोवेटिव सोच रहे हैं ना, दूसरे लोग भी तो केले बेच रहे हैं, ये थोड़ी केला बेच रहे हैं, केले को अलग फॉर्म में बेच रहे हैं, फर्क समझ रहे हो? यस, ये फर्क होता है एक एंटरप्रेन्योर और एक बिजनेसमैन में। एक तुमने देखा होगा मार्केट में अगर जूस वगैरह पीते हो तो ये पेपर बोट करके, देखो बॉटल्स आती हैं पेपर बोट के, अमरूद के शेक आते हैं, मैंगो शेक आते हैं, अलग अलग टाइप के शेक आते हैं। उन्होंने पता है, ये जो पहले अपनी मॉम्स आम का बनाती थी ना, आम का आमरस वगैरह, ये भी वो लोग बेचते हैं। पेपर बोट का भी कॉन्सेप्ट जिसके दिमाग में आया है, वो लोग भी एक्चुअली एंटरप्रेन्योरशिप की तरह से ही चलते हैं। उन्होंने भी एक ऐसा बिजनेस चालू करने की कोशिश की है कि लोगों को जो घर पे मिलता था ना, अपनी दादी नानी मम्मी के हाथ की बनी हुई चीजें, वो हम खुद प्रोवाइड कर सके। उन्होंने भी बहुत सारे फ्रूट्स को ऐसे कन्वर्ट करके बेचने का ट्राई किया है।
तो देखो यहाँ से तुमको चीज बहुत क्लियर होगी कि यस, ये फर्क है एंटरप्रेन्योर में। बेच सेम चीज रहा है, इनोवेटिव तरीके से बेच रहा है कि नहीं। केले को केले की तरह नहीं बेच रहा है, केले का जूस बना के बेच रहा है। ओके, एक लेक्चर में मैंने तुमको शायद मॉड्यूल 1 या 2 में मैंने तुम्हारे साथ शेयर भी किया था ये पॉइंट, जब मैं बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर के बीच में फर्क समझा रहा था। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू द ग्रोथ ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। अभी एंटरप्रेन्योरशिप आजकल बहुत ट्रेंड में है, क्योंकि वर्ल्ड देखो तुमको चेंजिंग वर्ल्ड है, और मैंने अभी तुमको बताया जितना वर्ल्ड चेंजिंग हुआ है वहीं पे जो लोग अपॉर्चुनिटी ढूंढ लेते हैं बस वो एंटरप्रेन्योर कहलाते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा रिवार्ड भी मिलता है फिर उनको, उसके बदले नाम फेम वगैरह सब कुछ मिल जाता है। कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये ट्रेंड में है? दो ही फैक्टर है, एक इकोनॉमिक और एक नॉन इकोनॉमिक। याद रखना है बस तुमको। इकोनॉमिक फैक्टर्स में देखो, बैंक क्रेडिट, बैंक से लोन इजीली मिल जाता है। तो मेरे दिमाग में अगर आज एक आइडिया है कि कल एक बिजनेस चालू करना है, मेरे पास पैसे नहीं, मैं बैंक से जाके अगर पैसे लेता हूँ, बैंक मुझे क्रेडिट पे दे रहा है पैसे, तो मैं रिस्क ले सकता हूँ ना। पैसे ही नहीं तो रिस्क, पहले तो कोई देता भी नहीं था, आजकल बैंकिंग सिस्टम से पैसे तो मिल जाते हैं। ओके, दूसरा देखो कंपटीशन, बहुत ज्यादा कंपटीशन है बाहर। कंपटीशन में फिर हमको मन करता है, अभी जैसे मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गया हूँ बिजनेस कर करके, तो मुझे लग रहा है यार सब तो मैं भी वही कर रहा हूँ जो सब कर रहे हैं, एक काम करते कुछ इंटरेस्टिंग कुछ नया चालू करते हैं ना, इसी को नए तरीके से करें। ठीक है, तो कंपटीशन की वजह से एक्चुअली ये एंटरप्रेन्योरशिप की स्किल जागती है लोगों में। ओके, नेक्स्ट देखो, इंक्रीज इन डिमांड। कुछ चीजों की डिमांड ही इतनी है एक्चुअली, अभी डिमांड यहाँ पे मैं पता क्या बोलूंगा, लोगों को हर समय कुछ न्यू चाहिए। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ मोबाइल। ठीक है, अपनी मोबाइल फोन इंडस्ट्री देखो ना, आज तुमने कोई C7 C8 लिया, कल C9 C10 आ जाता है, तुम्हारा मोबाइल ऑटोमेटिक कुछ महीने बाद जूना हो जाता है। फर्क है कि नहीं? यहाँ पे बहुत ज्यादा फर्क है, क्योंकि कोई ना कोई वहां पे बैठे बैठे बहुत ही इनोवेटिव तरीके से चीजें सोच रहा है। पहले मोबाइल देखो अंदर ही हार्डवेयर के अंदर रहते थे, स्क्रीन छोटी होती थी, फिर नॉच स्क्रीन आई, फुल स्क्रीन आती है, अभी कर्व करके भी आ रहे हैं, कैमरास देखो कितने नंबर से बढ़ते जा रहे हैं, फीचर्स कीप ऑन इंक्रीजिंग। ठीक है, बहुत सारे फीचर्स उसमें ऐड होते जाते हैं। डिमांड है लोगों की, एक्चुअल एक्सपेक्टेशन, कस्टमर एक्सपेक्ट करता है, तो जो बस कस्टमर के हिसाब से सोच ले, हो गया काम, इजी है। दीज आर एक्चुअली इकोनॉमिक फैक्टर्स, ठीक है, विच कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। एक और है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। आजकल एंटरप्रेन्योर की जो स्किल्स है, एक एंटरप्रेन्योर को अपनी स्किल दिखाने के लिए मार्केट में अब एक्चुअली इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा मिलता है। अभी डिजिटली, अगर मैं डिजिटली कुछ एक रिवोल्यूशन लाना चाहूँ, तो आजकल डिजिटल का सिस्टम, डेटा वगैरह, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बहुत अच्छा है। इंडिया कोई अभी इतना पुअर कंट्री भी नहीं है, तो लोग ट्राई करते हैं एक्चुअली। ठीक है, तो काम कर जाता है कभी कभी। नेक्स्ट देखो, फंडिंग बाय वेंचर कैपिटलिस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अभी समझो मैं एक गरीब इंसान हूँ, मेरे दिमाग में एक आइडिया तो आया कि अरे यार कुछ तो ऐसा करना चाहिए। जैसे कि तुम लोग देखते हो ना बहुत बार कि किसी स्कूल के बच्चे ने कचरे से पेट्रोल बनाना कुछ इन्वेंट किया, या फिर गन्ने के रस से पेट्रोल बनाना इन्वेंट किया, बहुत पहले ये सब न्यूज आती थी। ठीक है, अब उनके दिमाग में आइडिया तो आ गया, बट उस आइडिया को अभी एक्चुअली ऑन पेपर कैसे लेके आए? तो वेंचर कैपिटलिस्ट जैसा एक कॉन्सेप्ट होता है, मतलब कुछ बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े पर्सन ऐसे होते हैं, जो लोग, ऐसे लोग होते हैं ना जिनके दिमाग में कुछ आइडिया आया, उनके आइडिया को एक्चुअली वो क्या करते हैं, फंडिंग करते हैं। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया बहुत अच्छा बिजनेस करना है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। मेरा आइडिया इतना यूनिक है कि किसी बिजनेसमैन को बहुत पसंद है, उसने सिर्फ क्या किया, मेरे बिजनेस में पैसा लगा दिया, मुझे पैसा दे दिया, मेरा आइडिया उसने हिट कर दिया, एक्चुअली मुझे प्लेटफॉर्म दिया कि नहीं। ये होता है वेंचर कैपिटलिस्ट। देखो ऐसा होता है लगभग, मेरे दिमाग में आइडिया, कोई ना कोई उसको फंडिंग देता है। फंडिंग किसकी? पैसों की फंडिंग होती है, तो मेरा आइडिया सक्सेसफुल हो सकता है। पैसे मिल गए ना मुझे, अब देखते हैं जिस बिजनेसमैन को अच्छा लगता है वो उसमें कंट्रीब्यूट कर सकता है एज अ वेंचर कैपिटलिस्ट। एक्चुअली वो कुछ परसेंटेज के लिए ओनर भी रहता है हमारे बिजनेस में। एक एग्जांपल है, जैसे कि पेटीएम कंपनी बनाने का आइडिया जिसके दिमाग में था ना, उसमें एक्चुअली टाटा ने फंडिंग की थी। उन्होंने ऐसे ही वेंचर कैपिटलिस्ट बन के फंडिंग की थी, तो जब पैसा मिला और उनका आइडिया बहुत अच्छा था, तो पेटीएम हिट हो गया। ठीक है, पेटीएम की वजह से देखो मार्केट में पेमेंट करने की जो वेज थे, जो मेथड थे, बहुत चेंज हो गए। यूपीआई बहुत लोग यूज करने लगे अभी। ओके, तो एंटरप्रेन्योर की वजह से आ रही है सब।
नेक्स्ट देखो गवर्नमेंट इंसेंटिव्स। अब गवर्नमेंट भी बहुत सारे इंसेंटिव्स देती है इनमें, और बहुत सारी स्कीम्स भी चलाती है, ट्रेनिंग्स भी देती है एंटरप्रेन्योर बनने के लिए। तो बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है लोगों को एंटरप्रेन्योर बनने में। और ये सब इकोनॉमिक फैक्टर्स है जो रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। कुछ नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स भी हैं, देख लो कौन कौन से। कुछ लोग ऐसे है ना, उनको एक काम है, देखो एक बिजनेस वाले को वो देख रहे हैं। समझो मैं वड़ा पाव अगर मैंने कहाँ पे कहीं पे खाया, अभी मुझे लगा यार ये वड़ा पाव थोड़ा ढंग से नहीं बना रहा है, कुछ इसमें ना अगर ये इस तरीके से दे, ये देखो यही वड़ा पाव ये जरा इस तरीके से देना तो मस्त हो सकता है। तो मेरे दिमाग में वो आइडिया आया ना कि ऐसे दे दो, फिर कुछ ग्रुप ऑफ पीपल सोचते, जैसे मैंने सोच लिया कि यार एक काम करता हूँ ना, इस चीज को मैं जरा यूनिक ढंग से करके देखूं। अगर यूनिक करके मैंने ढंग से देखा और थोड़ा प्रोफेशनल तरीके से, यहाँ पे कुछ कमी लग रही है, एक्चुअली इसको फुलफिल किया जाए ना तो ये प्रोजेक्ट बेस्ट हो सकता है। बस मैं कुछ चीज को और प्रोफेशनल तरीके से करने की जब सोचता हूँ ना, सिस्टमैटिक अप्रोच रखता हूँ, वो नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स है जो एंटरप्रेन्योरशिप स्किल इन्वेंट कर देती है, अंदर से खुद ही जनरेट कर देती है। ओके, पर्सनल फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो द यंगर जनरेशन हैज डेवलप्ड अ ग्रेटर नीड फॉर इंडिपेंडेंस। जॉब नहीं करनी है अब हर किसी को। पहले देखो घर में पेरेंट्स सिखाते हैं ना हमको, पढ़ो लिखो नौकरी करो। बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं, पढ़ और लिख तो लेते हैं लेकिन उनको नौकरी नहीं करनी, बोलते हैं हम अपना खुद का कुछ करेंगे। बस यही चीज उनको एंटरप्रेन्योर बनाती है। अब इसमें से कुछ बिजनेसमैन बन जाते हैं, ठीक है, खुद का ही करना है, कुछ भी नौकरी नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे, खरीद के बेचेंगे कुछ ना कुछ, लेकिन कुछ उसी काम को यूनिक वे से करते हैं। ये नॉन इकोनॉमिक फैक्टर। क्वालिटी कंसाइजनेस ऑफ कस्टमर्स, अभी जो मैंने एग्जांपल दिया वो इसमें भी कंसिडर कर सकते हो। सेम किसी चीज में कस्टमर को क्वालिटी नहीं मिल रही, तुमको लग रहा है यार क्वालिटी देंगे ना मजा आएगा, अपन चालू कर दे, बस हो गया। ठीक है, नॉन इकोनॉमिक फैक्टर। इसकी वजह से हो जाते हो तुम एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बन जाते हो। ट्रेनिंग फैसिलिटीज एंड सोशल सपोर्ट फॉर न्यू वेंचर्स। लोग भी आजकल सोसाइटी में बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं इन आइडियाज को, कि अगर कोई कुछ नया करने की कोशिश करे तो ठीक है, अच्छा वेलकम करते हैं लोग। ठीक है, सपोर्ट भी मिलता है सोसाइटी का। इवन ट्रेनिंग फैसिलिटीज, बाहर बहुत सारी ट्रेनिंग फैसिलिटीज है। इवन अभी जब हम एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे विमेन एम्पावरमेंट और विमेन एंटरप्रेन्योरशिप को लेके, तो वुमेन्स के लिए ना बहुत सारी ट्रेनिंग फैसिलिटीज अवेलेबल है बाहर। तो उनमें भी एक जगते कि सिर्फ आदमी लोग क्यों बिजनेस करें, हम भी कर सकते हैं, हम में भी एंटरप्रेन्योरशिप स्किल जाग सकती है। ठीक है, तो ये सब ट्रेनिंग की वजह से होता है। तो देखो दीज आर इकोनॉमिक फैक्टर्स एंड दीज आर नॉन इकोनॉमिक। आई होप तुमको समझा रहेगा। ठीक है, काफी इजी है, इनके अंदर से कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो तुम लोग। अदरवाइज सिर्फ एमसीक्यू के लिए मत पढ़ो, कॉन्सेप्ट समझो, क्या पता तुम लोग किसी दिन एक एंटरप्रेन्योर बन के निकलो। ओके, चलो अब देखते हैं। एक तुम्हारे स्क्रीन पे मैंने देखो पिक शेयर की है, जानते हो क्या इस बंदे को? तुम में से जो लोग जानते होगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते हो तो मैं बता देता हूँ। ये जो पर्सन है ना तुम्हारे सामने, मैंने इनकी फोटो क्यों शेयर की है, इस पर्सन को इस सदी के, मतलब इस सदी के सबसे बड़े एंटरप्रेन्योर में काउंट किया जाता है। रिस्क लेने की कैपेसिटी सीखना है ना, इनसे सीखो जरा। अभी लेक्चर हो जाने के बाद कुछ चीजें तो मैं बता दूं, लेक्चर हो जाने के बाद हो सके तो जरा गूगल वगैरह करो, इनके बारे में जानो। जो लोग जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये पर्सन एक ऐसा पर्सन है ना, उसको ऐसा लगता है कि कुछ चीजों में ना मैं ऐसे बिजनेस चालू करूं कि मार्केट में रिवॉल्यूशन आ जाए, ट्राई करके देखते हैं ना, दूसरे ट्राई करे उससे अच्छा ये खुद ट्राई करते हैं। और अब भी मैं आज वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, या आज अपना 9th जैन है, मैंने जस्ट कल या परसों 7th या 8th को एक न्यूज पढ़ी थी। ये पर्सन दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन गया। अभी जो दुनिया का सबसे अमीर अमेजन का सीईओ जेफ बेजोस था, ठीक है, उसको भी इसने पीछे कर दिया। सोचो, इनके रिवोल्यूशनरी आइडियाज की वजह से इतने सारे बिजनेसेस चालू किए हैं कि यस मुझे भी करके देखना चाहिए। ठीक है, और रूटीन नहीं, कुछ अलग तरीके से चालू किए। ओके, तो इन इन चीजों की वजह से अभी अभी ये दुनिया के सबसे अमीर इंसान में से टॉप पोजीशन पे, ठीक है, इनका नाम आता है, इनको बोलते हैं एलॉन मस्क। ये देखो 50 मोस्ट डेयरिंग, दिख रहा है 50 मोस्ट डेयरिंग एंटरप्रेन्योर्स ऑफ 2018 की जो लिस्ट आई थी, ये जो मैगजीन्स प्रिंट होती है पॉपुलर मैगजीन्स, उन टॉप 50 में एलॉन मस्क एक्चुअली शायद टॉप पोजीशन पे थे। ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा डेयरिंग, अभी डेयरिंग का मतलब यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, डेयरिंग मतलब रिस्क, सिर्फ और सिर्फ रिस्क की बात है।
रिस्क लिया है इन्होंने, बहुत बार लॉस भी हुआ है, अदरवाइज बहुत अच्छा रिवार्ड मिला है। मैं बताऊंगा अभी तुमको अभी, ठीक है। तो जब भी तुम एंटरप्रेन्योर की बात करो, मैं भी काफी इनको एडमायर करता हूँ, तो तुम भी अगर एंटरप्रेन्योर के बारे में और अच्छे से पढ़ना चाहते हो, गो एंड जस्ट रीड अबाउट हिम। ओके, चलो ये देखो, इतनी सारी कंपनी इन्होंने चालू की है। टेस्ला कार बनाने वाली कंपनी, स्पेस एक्स, सीधा देखो स्पेस में जाने के लिए इन्होंने नासा वगैरह इनके कंपटीशन में खुद अपनी कंपनी चालू की है। द बोरिंग कंपनी, द सोलार सिटी, द ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हर फील्ड को कॉम्पीट करने के लिए एक्चुअली इन्होंने अपनी एक कंपनी बना के रखी है, और वो भी जैसे लोग चला रहे वैसे नहीं, कुछ यूनिक तरीके से, कुछ यूनिक, समझ रहे हो। तो देखो वो तुमको यहाँ पे पूरा डेटा मिल जाएगा। हाउ एलॉन मस्क कंपनीज आर टेकिंग ऑन एवरीथिंग, ये देखो सारी चीजों के बारे में सोच के रखा है कुछ। जैसे एयर स्पेस में अपनी कंपनी डाल दी है, स्पेस एक्स, सैटेलाइट्स लॉन्च किए। एक बार तो इनके पास पैसे भी नहीं रह गए थे सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए, 2-3 सैटेलाइट लॉन्च किए, फ्लॉप हो गए, ठीक है, डिस्ट्रॉय हो गए थे। पूरा फिर जान लगा के इन्होंने और फंडिंग करके एक लास्ट सैटेलाइट लॉन्च किया, प्रोजेक्ट हिट्रा। ओके, तो एरोस्पेस की दूसरी कंपनीज को कंपटीशन देने के लिए और कुछ यूनिक तरीके से कि हम यहाँ के लोगों को भी वहां पे बेच सके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में देखो ये सब कंपनीज इनकी है, ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। टेलीकम्युनिकेशन में स्टारलिंक करके कंपनी ओपन की है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए द बोरिंग कंपनी स्टार्ट की है इन्होंने। ट्रांसपोर्टेशन के लिए हाइपरलूप, हाइपरलूप वगैरह तुमको पता होगा, देखो वो पाइपलाइन के अंदर ट्रेन्स वगैरह ये सब दौड़ाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन का कॉन्सेप्ट इनके दिमाग में आया। एंजल इन्वेस्टिंग के लिए ये सब कंपनीज है। ऑटोमोटिव के लिए टेस्ला, टेस्ला तो बहुत ही पॉपुलर है कार वगैरह के लिए, कि स्मार्ट कार मतलब कॉन्सेप्ट टेस्ला से आता है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है। एनर्जी के लिए सोलार सिटी इनकी एक कंपनी है। इतनी सारी चीजें सोच के रखी हैं, और यू सब में कुछ ना कुछ इनोवेशन, कुछ ना कुछ यूनिकनेस, मतलब बोलते हैं ना बियॉन्ड, एकदम बियॉन्ड लेवल, इसको बोला जाता है परफेक्ट एग्जाम्पल फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। समझ रहे, परफेक्ट एग्जाम्पल। तो टाइम मिले जरूर पढ़ना, ठीक है। सिर्फ एमसीक्यू के लिए पढ़ोगे ना चीजें, फिर कुछ नहीं मिलेगी। नॉलेज के लिए पढ़ो जरा, बहुत मजा आएगा। अब एक कॉन्सेप्ट है जो तुम्हारे सिलेबस में हमने अभी पढ़ा, एंटरप्रेन्योर। अब एक रहता है इंट्राप्रेन्योर। इंट्राप्रेन्योर, अब इंट्रा का मीनिंग, इंट्राप्रेन्योर में देखो, इंट्रा का नॉर्मल जो मीनिंग होता है विद इन, किसी चीज के अंदर, वो ही नॉर्मल मीनिंग होता है। अब जैसे मैंने बोला ना, एक पर्सन, मेरे दिमाग में कुछ आइडिया आता है, मैं कोई बिजनेस चालू करता हूँ, वो तो एंटरप्रेन्योर होता है। ये जो इंट्राप्रेन्योर है ये कौन होता है? एक कंपनी है, कंपनी में एक पर्सन है, जॉब पे है, वो अपनी जॉब पे रहते हुए कुछ यूनिक तरीके से अपना काम करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। ऑलरेडी वो एक जॉब पे है, तो देखो समवन हु ब्रिंग्स एंटरप्रेन्योरल क्रिएटिविटी टू देयर जॉब, सेम एंटरप्रेन्योर जितनी क्रिएटिविटी वो अपने जॉब पे लेके आता है, तो उसको बोला जाता है इंट्राप्रेन्योर। बहुत बेसिक सा डिफरेंस है, समझ रहे हो फर्क क्या है? चलो देख लेते हैं। यहाँ पे तुम्हारे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, दो लोग देखो दिख रहे हैं, एक एंटरप्रेन्योर है, एक एंटरप्रेन्योर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जो इंट्राप्रेन्योर होता है, इनोवेट विद इन अ बिजनेस। जॉब पे समझो, इस जगह पे मैं जॉब कर रहा हूँ, मैं इधर ही कुछ यूनिक चीजें करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन जो एंटरप्रेन्योर रहता है, ये देखो, वो अपना खुद का एक इनोवेटिव बिजनेस बनाता है, उसकी वजह से बिजनेस आता है। लेकिन ये जो इंट्राप्रेन्योर रहता है, ये अपने बिजनेस में, एक ऑलरेडी बिजनेस में जॉब कर रहा है, वहां पे कुछ एंटरप्रेन्योर की तरह काम करने की कोशिश कर रहा है। दैट्स इट। तो बताओ, ये रिस्क कम लेगा क्योंकि ये ऑलरेडी जॉब पे है, रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा, ठीक है, कम रिस्क लेता है, बट अच्छे से काम करने की कोशिश करता है। ये बहुत ही ज्यादा रिस्क लेने की कोशिश करता है। अब दोनों में कॉमन चीज क्या है? दोनों इनोवेटिव होते हैं, एम्बिशियस होते हैं, दोनों ही लीडर्स होते हैं, ठीक है, दोनों ही लीडर्स। ये देखो, इसके पास एक्सेस टू रिसोर्सेज होता है, जॉब सिक्योरिटी इसके पास रहती है। इसके पास कोई जॉब तो नहीं, क्योंकि इसने खुद का बिजनेस चालू किया। सिर्फ वो एक चीज की कोशिश करता है कि आज अगर मैंने कुछ पैसे लगाए, 100 करोड़ डाल के कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, मुझे इससे बहुत अच्छा रिटर्न मिलना चाहिए। कोई दूसरा बिजनेसमैन 100 करोड़ लगा के 150 करोड़ कमा सके, अगर 100 करोड़ को 150 करोड़ बना ले, शायद मैं 1000 करोड़ बना सकूं। अगर ऐसी थिंकिंग रखते हो तो एंटरप्रेन्योर बोले जाओ, ठीक है। तो सारी चीजें तुम्हारे स्क्रीन पे, अगर नोट डाउन करोगे तो चीजें समझ जाएंगे। बार बार सेम चीज तो तुमको भी लगेगा कि थोड़ा बोरिंग है। थोड़ा यहाँ पे देख लो इस साइड में, एंटरप्रेन्योरशिप और इंट्राप्रेन्योरशिप, फर्क क्या है देखो।
एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी बाय एंटरप्रेन्योर, और यहाँ पे एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी बाय एम्प्लॉइज एंड मैनेजर्स। ये मैनेजर्स कंपनी के अंदर जो लोग जॉब पे है, कोई एम्प्लॉय होता है ना अपना बहुत क्रिएटिवली काम करने की कोशिश कर रहा है, तो एक्चुअली वो इंट्राप्रेन्योरशिप, ठीक है। रिवॉर्ड्स गो टू एंटरप्रेन्योर, यहाँ पे अगर ये काम करेगा ना एंटरप्रेन्योरशिप में, तो जो भी रिवॉर्ड होंगे वो उसको खुद को मिलेंगे। लेकिन जो एंटरप्रेन्योर, क्योंकि वो जॉब पे है, जॉब पे कोई पर्सन यूनिक तरीके से काम करे तो सारा बेनिफिट किसको, बॉस को मिलता है कि नहीं, बॉस मतलब कंपनी को मिल जाए, ठीक है। यहाँ पे रिस्क ये खुद लेता है, यहाँ पे ये सोचता क्रिएटिवली है, रिस्क कंपनी लेती, पैसे कंपनी। फर्क समझ रहे हो, बहुत इजी डिस्टिंग्विश। ओके, पूछा जा सकता है तुमको इस पर से। चलो आप देखो कितने टाइप के एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, कितने टाइप के। एक एंटरप्रेन्योर होता है विजनरी, सोचता है, बहुत ही क्रिएटिवली सोचता है। मैं इसमें हर एक कैटेगरी में कोशिश करूंगा तुमको एक एक एग्जांपल दूं। देखो तो कौन होते हैं विजनरीज आर एंटरप्रेन्योर्स ड्रिवन बाय अ डिजायर टू चेंज द वर्ल्ड एंड द कैपेसिटी टू इमेजिन हाउ टू चेंज। ये वो लोग होते हैं जिनके दिमाग में ऑलरेडी चलता है इस दुनिया को थोड़ा अलग तरीके से कैसे चेंज किया जाए, मतलब जो ऑलरेडी चीज है ना उसमें थोड़ी यूनिकनेस क्रिएटिविटी लाई जाए, और इसको करेंगे कैसे ये भी उनको पता रहता है। जैसे कि स्टीव जॉब्स, मोबाइल फोन तो तुम भी यूज करते हो ना, लेकिन स्टीव जॉब्स का दिमाग देखो, एप्पल कंपनी जो इन्होंने खड़ी की है, समथिंग डिफरेंट, ठीक है, नॉर्मल चीजों से बहुत अलग। ओके, तो ऐसे एंटरप्रेन्योर्स को विजनरी बोलते हैं। एक होता है एडवेंचरर, मैं इसमें सबसे बेस्ट एडवेंचरर में एलॉन मस्क का ही नाम लूंगा। ये लोग कौन होते हैं देखो, दोज इंडिविजुअल्स हु वुड लाइक टू वेंचर इन डिफरेंट बिजनेस एरियाज, एक ही में टिक नहीं रहता, अलग अलग बिजनेस एरियाज में जाना इनको पसंद है, रिस्क लेना की कोशिश करते हैं। Elon Musk is the perfect example for this. The next one is the opportunist. ये देखो बंदा कौन होता है, opportunist, those individuals who would like to venture in different business areas. आई थिंक यहाँ पे कुछ टाइपिंग मिस्टेक हुई है, तो देखो मैं तुमको बताता हूँ, वो कॉपी पेस्ट हुआ है। अपॉर्चुनिस्ट वो पर्सन होता है ना, वो मार्केट में कहीं पे कुछ लूप होल्स पकड़ रहा है। बिजनेसेस तो हर कोई कर रहा है, लेकिन किसी बिजनेस में उसने कुछ लूप होल पकड़ा, कुछ गैप किया, अरे यार अगर इसमें मैंने इस गैप को फिल किया ना, कुछ अच्छा हो सकता है, कुछ बहुत ही अच्छा हो सकता है। जैसे कार तो हर कोई बना रहा है, स्मार्ट कार बनाना, ड्राइवरलेस कार्स बनाना, ठीक है। आजकल देखो कार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से खुद ही पार्क हो जाती है, ठीक है, और हाई स्पीड कार्स होती है, कुछ यूनिक चीजें बनाना। अपॉर्चुनिस्ट मार्केट में वो अपॉर्चुनिटी ढूंढता है और बस उस अपॉर्चुनिटी पे काम करने की कोशिश करता है, तो उनको बोल जाता है अपॉर्चुनिस्ट। फर्क समझ रहा है, वो थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, प्लीज कंसीडर कर लेना, बता दिया मैंने। नेक्स्ट देखो दी एसेट एलोकेटर। एक एंटरप्रेन्योर ऐसा रहता है ना जो अपनी एसेट्स को इतनी अच्छी जगह पे अलोकेट करने की कोशिश करता है ताकि वो मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर पाए। इसमें बेस्ट एग्जांपल है वॉरेन बफेट, नाम सुना होगा तुमने, काफी टाइम तक इंडिया वर्ल्ड के सब टॉप रिचेस्ट पर्सन में इनका नाम, इवन अभी भी वर्ल्ड के टॉप रिचेस्ट पर्सन में इनका नाम आता है, वॉरेन बफेट, ठीक है। द बर्कशायर करके जो कंपनी है ना, इनके चेयरपर्सन है, ये इनकी खुद की कंपनी है। इन्होंने अपने फंड को सेव कर करके और शेयर मार्केट और स्टॉक्स में लगा लगा के इतना पैसा अर्न किया है कि वर्ल्ड के बेस्ट इन्वेस्टर में नाम आता है वॉरेन बफेट, ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टर इन द वर्ल्ड। बाकी लोग इनको फॉलो करते हैं, इनका इन्होंने एक ही काम किया, बस अपने एसेट्स को अच्छी जगह पे अलोकेट किया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट कौन होते हैं, द सिस्टमाइजर। देखो ये बहुत सिंपल लोग होते हैं, ये एकदम परफेक्ट काम करते हैं, हर चीज को बहुत ही अच्छे प्रोसेस से करने की इनमें एक स्किल होती है। सिस्टमैटिकली मतलब इतना सिस्टमैटिकली कोई दूसरा नहीं कर पाता। जैसे कि हेनरी फोर्ड का एग्जांपल देता हूँ, यूएस की कंपनी है फोर्ड मोटर्स। फोर्ड मोटर्स को हेनरी फोर्ड ने चालू किया था क्योंकि कार बनाना, कार की प्रोसेस वगैरह सब कुछ, मार्केटिंग, सारी चीज पकड़ लो, बेस्ट करने आता था। तो कंपनी चालू की, सुपर डुपर हिट हुई थी वो टाइम पे। अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले टाटा मोटर्स ने, इंडिया के टाटा मोटर्स ने ये फोर्ड मोटर्स को खरीद लिया, ठीक है। बट फोर्ड मोटर्स बहुत हिट कॉन्सेप्ट था उस समय का, क्योंकि सिस्टमेटिकली काम करते थे। फिर था द स्पेशलिस्ट। देखो स्पेशलिस्ट कौन होते हैं, लाइक बिल गेट्स, किसी पर्टिकुलर चीज में इतना डेडिकेशन, मोटिवेशन के साथ काम करना कि ये बोलते हैं ना नई बुलंदियों तक चीजों को पहुंचा देना। बिल गेट्स अपनी कंपनी चालू की, भले पढ़े लिखे नहीं थे, इतना ज्यादा एजुकेशन नहीं था, लेकिन यस
चीजों को बहुत डेडिकेशन मोटिवेशन से किया, दुनिया के काफी लंबे टाइम तक वर्ल्ड से रिचेस्ट पर्सन टॉप पोजीशन पर, बिल गेट्स का नाम शायद ही तुम में से कोई ऐसा होगा जो नहीं जानता होगा, ठीक है, सभी जानते हैं। फिर देखो द स्मॉल बिजनेस पर्सन, ये बहुत ध्यान से सुना तुम लोग, शायद इसमें हम लोग आते होंगे। देखो ये वो लोग होते हैं जो हमारे आजू बाजू में, इवन हम भी इंक्लूड कर लो, छोटे मोटे लोग होते हैं, ठीक है, अपने आजू बाजू के नेबर के भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ सच एंटरप्रेन्योर्स इंक्लूड एनीवन एट अ कॉर्नर शॉप इन योर नेबर्स, कोई भी बन सकता है। कभी कभी देखा एक पानीपुरी वाला है, कुछ यूनिक तरीके से बिजनेस करने की कोशिश करता है कि थोड़ी हाइजीननेस लेके आए, पाइप में से पानी डाला जाए या फिर टेस्ट कुछ अलग दिया जाए। एक तो मैंने भी कुछ बिजनेस देखा था, कुछ वड़ा पाव भी कोई बेच रहा था, छोटे छोटे वड़ा पाव कट कट करके ऐसे, और पानीपुरी की तरह डुबो डुबो के भी खाने का, मुंबई में कॉन्सेप्ट था। तो ये छोटे मोटे अपने आजू बाजू वाले रहते, कुछ क्रिएटिवली चीजों को सोचते हैं। अब इसमें एक बेस्ट एग्जांपल तुमको दूं, फ्लिपकार्ट कंपनी तो तुमने सुना होगा। फ्लिपकार्ट कंपनी के को जिन्होंने स्टार्ट किया था, द फाउंडर मेंबर्स ऑफ फ्लिपकार्ट कंपनी वर सचिन बंसल एंड बिन्नी बंसल, हैं अभी भी। इन्होंने एक्चुअली फ्लिपकार्ट कंपनी चालू की थी, छोटी सी कंपनी थी बुक बेचने वाली, लेकिन फ्लिपकार्ट इतनी बड़ी कंपनी बाद में जाके बनी कि अमेजन को बहुत अच्छा कंपटीशन दिया था, और कई सालों तक फ्लिपकार्ट इंडिया की नंबर 1 ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी भी थी। अभी रिसेंटली फ्लिपकार्ट को यूएस की वॉलमार्ट कंपनी जो ऑफलाइन स्टोर है उसने खरीद लिया, लेकिन इन्होंने अपने बिजनेस को बहुत ही बड़ा बना दिया था। मतलब हमारे जैसे लोग इनोवेटिव तरीके से थोड़ा सोच लिया, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल जाग गई तो बस धमाका कर दिया। तो देखो इतने सारे टाइप्स, और भी छोटे मोटे टाइप्स आते हैं, तो मैंने वो कवर नहीं किया है, ये इधर से तुमको चीजें समझ। ओके, चलो अब हमको देखना है जो एक लास्ट पार्ट है तुम्हारे सिलेबस का, विमेन एंटरप्रेन्योर्स। अब सब जब भी मैं एंटरप्रेन्योर की बात करता हूँ तुरंत ऐसे हम लोग मैन से याद आते हैं, ठीक है, मैन याद आते हैं, हम आदमी लोग याद आते हैं, लेकिन नहीं, अब तुमको पता है ना, पहले से सिलेबस में पढ़ते आ रहे हो, विमेन एम्पावरमेंट तो सेम, विमेन एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है, विमेन एंटरप्रेन्योर्स। तो देखो बहुत सारी अब लेडीज भी एक्चुअली वो भी बिजनेस करना चाहती हैं और वो भी एंटरप्रेन्योर बनना चाहती है, बट क्योंकि तुमको मालूम है इंडिया, देखो इन इंडिया वुमेन एंटरप्रेन्योर्स फेस अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है मेल डोमिनेटेड है, तो उनको बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, बट फिर भी बहुत सारी लेडीज हैं जिन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत नाम कमाया है। अपार्ट फ्रॉम द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय एंटरप्रेन्योर्स इन जनरल, द women entrepreneurs have to face certain special problem। अब मैं अगर कोई एंटरप्रेन्योर बनना चाहूँ, बीइंग अ मेल, मुझे भी कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन कोई लेडीज है अगर वो एंटरप्रेन्योर बनना चाहे तो उसको तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स वैसे भी आती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो जेंडर प्रॉब्लम ही है, और अपनी जो सोसाइटी है, ठीक है, मेल डोमिनेटिंग है। तो ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम है, वो हम जरा डिस्कस करते हैं। देखो जैसे फाइनेंस की प्रॉब्लम, मेल वुमेन्स पे ना बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत बार ऐसे ही खुद ट्रस्ट नहीं करती हैं, तो शायद उनको एक फाइनेंस रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि देखो मेल मेंबर्स खुद अर्न करते हैं, एक और चीज, तो उनके पास पैसा रहता है, फीमेल मेंबर्स अर्न नहीं करती हैं घर की, अगर उनके दिमाग में कुछ आइडिया आता है तो उनके पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो पैसे की प्रॉब्लम रहेगी। ओके, दूसरी जेंडर रिलेटेड प्रॉब्लम तो है ही, इंडिया में ऑलरेडी ऐसा बोला ही जाता है खुद ही कि अरे तुम लोग कुछ नहीं कर सकते बीइंग अ लेडीज, ठीक है, मेल्स को करना चाहिए। प्रॉब्लम ऑफ ड्यूल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये तो शायद सभी को समझ में आ रहा होगा कि लेडीज को घर के भी काम करने होते हैं, और अगर उनके दिमाग में कुछ बिजनेस का आइडिया आ रहा है, कुछ न्यू काम करने का आइडिया आ रहा है, तो बताओ दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं, घर, फैमिली, बच्चे और बिजनेस भी, तो प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। लिमिटेड मोबिलिटी, देखो इंडिया में मेंस फिर भी अलग अलग जगह पे जा सकता है, ठीक है मैन, लेकिन लेडीज लोग एक टाइम लिमिट हो जाती है, खुद ही थोड़ा अपने आप को सेफ रखने के लिए जाते हैं, ऑलरेडी थोड़ा सेफ कंट्री है नहीं, तो ये भी मोबिलिटी, ज्यादा जगह पे अपनी तरह घूम फिर नहीं सकते। प्रॉब्लम ऑफ एजुकेशन, क्योंकि देखो अभी भी, अब तो फिलहाल चीजें मॉडर्न हो रही है, लेकिन फिर भी गर्ल्स को कम पढ़ाया जाता है, बॉयज को ज्यादा पढ़ाया जाता है, तो गर्ल्स में वो चीजें थोड़ी आती ही नहीं, एजुकेशन ही नहीं हुआ है अगर अच्छे से, तो बताओ उनमें वो स्किल्स जागेगी कहाँ से, तो ये प्रॉब्लम है। मेल डोमिनेटिंग बिजनेस कम्युनिटी, तो मोस्टली मेल्स लोग ही बिजनेस कर रहे हैं, तो लेडीज लोग बहुत ही कम दिखते हैं, तो हमको भी एक जहन में आ जाता है कि शायद ये लोग बिजनेस कर ही नहीं पाएंगे या इनको आता नहीं। एक्चुअली प्रॉब्लम ये नहीं है, बहुत सारी दूसरी चीजों की वजह से विमेंस दिखाई नहीं देती। लो रिस्क बियरिंग एबिलिटी, ये एक अच्छा फैक्टर है जो मैं भी इवन कंसिडर करता हूँ। जितना मेल मेंबर्स ना, मेल एंटरप्रेन्योर्स रिस्क ले सकते हैं, उतना फीमेल्स नहीं ले सकते। जैसे देखो हम लोग चाहे तो शेयर्स में भी पैसे लगाने का कोशिश कर सकते हैं, कहीं पे पैसा लगा दिया डूब गया तो ठीक है कुछ नहीं, फीमेल मेंबर्स थोड़ा सेफ जाते हैं, एफडीज वगैरह यहाँ पे लगाओ,
तो अगर ऐसी माइंडसेट है तो एक्चुअली वुमेन एंटरप्रेन्योर सक्सेसफुल नहीं हो सकती। ओके, फिर प्रॉब्लम ऑफ मैनेजिंग मेल वर्कर्स। फीमेल मेंबर है, मेल वर्कर्स को कभी-कभी मैनेज करने की प्रॉब्लम हो सकती है। तो बिज़नेस चलाने में भी ये बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल आ जाता है कि मेल मेंबर्स जो लेबर कैटेगरी में ज़्यादा हैं, तो उनको कैसे मैनेज करेंगे? कुछ लोग होती हैं जो मैनेज कर लेती हैं, अदरवाइज़ थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो ये पूरी प्रॉब्लम की लिस्ट है। अब कुछ फेमस मैं वुमेन एंटरप्रेन्योर का एग्ज़ाम्पल तुम्हारे सामने शेयर करता हूँ। जैसे कि इनको तुम लोग जानते हो, ठीक है? शी इज़ इंदिरा नूई, ठीक है? इंदिरा नूई, इंडिया से ही है, इंडिया के साउथ ऑलमोस्ट शायद तमिलनाडु वगैरह ये जगह से है। लेकिन यूएस की जो पेप्सिको कंपनी है ना, उसकी सीईओ है। बहुत अच्छे से सँभाला है और उस पेप्सिको कंपनी को मतलब छोटे लेवल से बहुत बड़े पे लेके गई हैं, ठीक है? वुमेन है लेकिन बहुत अच्छा, वुमेन है बहुत अच्छा, लेकिन इन्होंने अपनी एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स दिखाई। इंडियन है तो थोड़ा प्राउड भी फील होता है, ओके? इंडिया से एग्ज़ाम्पल लो कुछ जो इंडिया में काम कर रहे हैं। देखो शायद गर्ल्स तो सभी जानती होंगी, बॉयज़ भी जानते होंगे, तो एकता कपूर, एकता को जितने डेली सोप चलते हैं देखो, अपने दम पे बिज़नेस करती है। और इतना यूनिकनेस, अलग-अलग कंटेंट सोचना, बहुत सारी चीज़, और इंडिया की बहुत अच्छी फीमेल एंटरप्रेन्योर में नाम आता है एकता कपूर का, ठीक है? छोटा-मोटा मत समझो तुम लोग। और काफ़ी सारे एग्ज़ाम्पल्स बहुत सारे तुमको मार्केट में मिलेंगे जो तो मैंने अभी तुम्हारे सामने शेयर ही नहीं की। तो तुमको प्रॉब्लम्स में से कुछ पूछा जा सकता है और जो भी मैंने अभी पीछे पढ़ा है उसमें से कुछ पूछा जा सकता है। अब रही वुमेन एंटरप्रेन्योर की बात, तो देखो क्योंकि उनको थोड़ी ट्रेनिंग वगैरह इसकी प्रॉब्लम है, इनको स्किल्स, क्योंकि एजुकेशन का भी प्रॉब्लम, जेंडर इक्वालिटी, वही लिमिटेड मोबिलिटी की प्रॉब्लम, तो गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम्स चलाती है जिससे हमारे कंट्री की वुमेन्स भी इंस्पायर हो सके, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स उनको सिखाई जा सके, वो लोग भी बिजनेस कर सकें। तो कुछ स्कीम्स के नाम शेयर कर रहा हूँ, जैसे कि उसमें सबसे ज्यादा पॉपुलर है TREAD, ट्रेड। ट्रेड स्कीम पूछा जा सकता है तुमको ऑब्जेक्टिव में कि कौन सी स्कीम है जो वुमेन्स के लिए होती है। ये देखो ट्रेड स्कीम होती है। क्या है ये स्कीम? इसका फुल फॉर्म देखो, ट्रेड रिलेटेड एंटरप्रेन्योरशिप असिस्टेंस एंड डेवलपमेंट। एंटरप्रेन्योरशिप को लेके उनको असिस्टेंस दिया जाता है, डेवलपमेंट भी सिखाया जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ वुमेन्स के लिए है। दिस स्कीम इन्विजिगेज इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। वैसे भी वुमेन एम्पावरमेंट का कॉन्सेप्ट मुझे नहीं लगता तुम में से किसी को ऐसा हो जिसको नहीं पता, सभी को पता है। तो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट वुमेन्स में लाना बाय प्रोवाइडिंग क्रेडिट्स। ये ट्रेड स्कीम से इनको, अगर किसी वुमेन के, किसी फीमेल के दिमाग में कोई आइडिया आता है कि हमें भी एक बिजनेस चालू करना चाहिए, तो उनको फंडिंग हो जाती है, यहाँ पे क्रेडिट उनको मिल जाता है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है। डेवलपमेंट एंड काउंसलिंग एक्सटेंशन एक्टिविटी रिलेटिंग टू ट्रेड प्रोडक्ट सर्विसेज। अगर उनको किसी चीज की नॉलेज नहीं है अगर, तो उनको वो ट्रेनिंग यहाँ से मिल जाती है ताकि वो भी अपने स्किल्स एक्चुअली दिखा पाए। ठीक है, तो ये स्कीम है जो फीमेल एंटरप्रेन्योर्स के लिए होती है। अगर तुम लोग मार्केट में सर्च करोगे तो और भी बहुत सारी फेमस फीमेल एंटरप्रेन्योर्स तुमको ऑल ओवर द वर्ल्ड मिल जाएगी। ठीक है, तो देखो पूरा चैप्टर हमने अच्छे से कवर किया है। आई होप तुम लोगों को समझा भी होगा। अगर कोई पॉइंट नहीं समझा होगा प्लीज वीडियो जरा पीछे करके फॉरवर्ड करके बैकवर्ड करो वीडियो और फिर से जरा तुम देखो, कॉन्सेप्ट समझेगा। सिर्फ एमसीक्यू के लिए मत पढ़ो, अपने लाइफ में इनकलकेट करने की कोशिश करो। क्या पता जस्ट तुम तुम्हारे बीकॉम के सिलेबस से एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर भी बन जाओ। ठीक है, तो बहुत अच्छा रहेगा। तो चलो आज के लिए इतना काफी है। तो इसके साथ ही अपना मॉड्यूल 4 भी डन होता है। 4 ही मॉड्यूल थे तुम्हारे सिलेबस में। तो अब तुम्हारा जो काम है इम्पोर्टेंट कि तुमको बहुत अच्छे से पढ़ाई करना है, एंड जिस दिन एग्जाम होंगे कोशिश करो कि आउट ऑफ स्कोर करो उसमें। ठीक है, एंड तुम्हारे जो भी फ्रेंड्स वगैरह हैं जिन तक अगर ये वीडियो नहीं पहुंचा तो डेफिनेटली उनके साथ शेयर करो ताकि वो भी पेपर खुद से कर सके अच्छे से। ओके, तो चलो फिर मिलते हैं हम अभी अपने सीधे नेक्स्ट सेमेस्टर में। आई होप समझा होगा। कुछ भी तुमको स्टडी रिलेटेड अगर डाउट होगा तो मुझे तुम कमेंट कर सकते हो, यहाँ पे मैसेज भी कर दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तुमको आंसर करता हूँ। ओके, चलो बाय बाय, टेक केयर।